हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जीएस स्कोर की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। और ये फर्स्ट टेस्ट देखेंगे जो कि पॉलिटी के ऊपर है। और ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनली 2021 की प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक डेमो क्लास होगा क्योंकि आपकी विज़न आईएएस की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले एक डेमो क्लास देख सकते हो आप लोग इसके माध्यम से, जिससे कि अगर आपको लगता है कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो तो बेशक हमारे साथ जुड़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक छोटी सी आपके लिए नोटिस है क्योंकि कई बार आप लोग पूछ रहे थे, तो फिर से ये आ चुका है। विज़न आइज के टेस्ट सीरीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरल स्टडीज़ में टोटल टेस्ट आप लोग को 20 मिलेंगे। 20 टेस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। इस बार हम लोग सी सेट की भी टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे और टोटल 3 पेपर होगा। लेकिन अगर पहले हम लोग टाइम शेड्यूल से पहले अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते तो मैं आपको और भी पेपर्स को यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोग के लिए ऑफ़र लेकर आई हूँ क्योंकि इनसाइट आईएएस की जो मंथली क्विज़ हम लोग डिस्कस करते थे वो हम लोग छोड़ दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहा था, तो उसके कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको साथ ही साथ करा दूँ। तो जब आप लोग यहाँ पे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ही मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली बात है कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, जिससे आपको फर्दर जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी कि कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है और कब से ये क्लासेस स्टार्ट होंगे। अभी नहीं, आपके नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट होगा। लेकिन अभी मैं आपको बस नोटिफिकेशन दे रही हूँ कि जिससे कि आप लोग अपना मेंटल मेकअप कर सको कि आप लोग को ज्वाइन करना है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पे एटलीस्ट आपको 23 पेपर्स मिलेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने सी सेट नहीं सॉल्व किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रॉपर सी सेट की भी टेस्ट दूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएस में बहुत बच्चों को मार्क्स अच्छे आ जाते हैं बट क्योंकि सी सेट पास नहीं कर पाते तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके का आपको यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलेगा। एक तो ग्रुप चलेगा जिसमें कि कम्प्लीटली आपकी विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज ही चलेगी, तो इसके लिए आपको पे करना है 399। लेकिन अगर आप लोग को पे करना है और ज्वाइन होना है तो आप लोग को इसमें मेल करना होगा, तभी आप लोग को प्रोसीजर पता चलेगी कि कहाँ आपको कैसे पे करना है। लेकिन अगर आप लोग मंथली यहाँ पे जो कि दिसंबर 2020 से मई 2021 की जो ये क्विज़ है, मंथली क्विज़, इसको भी कंप्लीट किया जाएगा और डेली लेक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप में हमारा चलेगा, वहाँ पर आपसे शेयर किया जाएगा डेली। तो इसके साथ अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, पूरा होल पैकेज अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आप लोग को ₹499 पे करनी है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम मैं रखी हूँ। अगर आप लोग अच्छे से एक स्केड्यूल बनाकर अगर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेस देन 150 है, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। फिर भी कोई भी क्वेरीज वगैरह कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हो। अब चलिए आज की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा और लास्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको टोटल में से कितने मार्क्स आपको आए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा कीजिए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मेनी। इट मीन्स कि इक्वालिटी के बिना जो हमें लिबर्टी मिलता है, छूट मिलती है, वो भी हमें हमें आप लोग देखोगे कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है और कुछ लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी जो है वो हमारे इंडिविजुअल की इनिशिएटिव को किल कर देता है। कहा जा रहा है कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, इससे क्या होती है, हमारे इंडिविजुअल की इनिशिएटिव जो है ख़त्म हो जाती है। तो दोनों में से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊँ तो वो है सी। इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से पढ़िए। आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सोशल डेमोक्रेसी है। और सोशल डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेसी होता है जिसमें आपको लिबर्टी की भी ज़रूरत होती है, इक्वालिटी की भी ज़रूरत होती है, फ्रैटर्निटी की भी ज़रूरत होती है। इन तीनों के बिना हमारे इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बिना इक्वालिटी के लिबर्टी एक सुप्रीमेसी देता है एक के ऊपर दूसरे को, और इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, इससे इंडिविजुअल की इनिशिएटिव ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि आप सोचो कि आपको इक्वालिटी दिया जा रहा है लेकिन किसी भी तरीके का स्वतंत्रता नहीं है। इक्वालिटी बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो दोनों को इक्वल दिया गया है, लेकिन एक लिबर्टी ही नहीं है कि आप लोग आगे आके काम करो, या फिर विमेन को लिबर्टी नहीं है कि आप आगे आकर काम करो। तो इक्वालिटी का क्या फ़ायदा। इक्वालिटी कम्स विथ लिबर्टी, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं।
विद रेफरेंस टू सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर यहाँ पे पोज करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उनको डे टू डे पावर यहाँ पे दिया जाता है, डे टू डे पावर जो है वो यहाँ पे पोजेस करते हैं। सेकंड है कि जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मस्ट बिलोंग टू द सेम पार्टी, मस्ट बिलोंग टू द सेम पार्टी, यानी कि सेम पार्टी में होना चाहिए सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में। अब आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। आई होप कि आपने अपने आंसर को करेक्ट मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे समझिए, अब एक ट्रिक मैं बताती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट में आप देखो कि एक्सट्रीम वर्ड है मस्ट, मस्ट, ओनली, ऑलवेज, ये सारे कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं भी पता है कि हाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक ही पार्टी से होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे बस एक वर्ड देख सकते हो मस्ट। ये मस्ट, ओनली, ऑलवेज, ये जहाँ पे भी आता है आपको थोड़ा अलर्ट होना है। 99% वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं, 1% होती है कि वो करेक्ट होता है, लेकिन 99% वो इनकरेक्ट होता है। तो अगर आप लोग को एक चांस लेना है कि चलो नहीं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग कर सकते हो इस बेसिस पे। और ये मस्ट है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड आप अपनाइए, और जो भी यहाँ पे आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है उसको तुरंत एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे डी एलिमिनेट हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट मे पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसकी पावर होती है, तो पार्लियामेंट की होती है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में किसकी पावर होती है, तो प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखोगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं पार्लियामेंट्री में। लेकिन प्रेसिडेंशियल में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस स्टेटमेंट इसके जैसे आप समझ सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल है कुछ समय आप देखोगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सेम पार्टी के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम ही पार्टी के होना चाहिए, डिफरेंट पार्टी के भी हो सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ कंट्रीज़ है जिसमें कि इस तरीके का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो कहाँ कहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? सेमी प्रेसिडेंशियल कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि दोनों प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। लेकिन हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें कि आप देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही होते हैं, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और साथ ही साथ आप देखो कि कौन कौन सी कंट्री है जो कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाए हुए हैं। तो आप फ्रांस देख सकते हो, रशिया देख सकते हो, श्रीलंका देख सकते हो। फाइन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड है अ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे पार्लियामेंट हो, बी ऑप्शन बी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव जो कि इलेक्ट हुए हो पार्लियामेंट के द्वारा। थर्ड है कि जहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शन करे एज ए एग्जीक्यूटिव। और फोर्थ है कि एग्जीक्यूटिव जो कि डिपेंडेंट हो और सपोर्ट करे मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, यानी कि मेजोरिटी के सपोर्ट से ही वो डिपेंडेंट हो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आई होप कि आपने आंसर कर लिया है। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है डी, क्योंकि ऐसा देखिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है इफेक्टिवली कंट्रोल किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स के द्वारा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी। लोकसभा में आप देखो कि हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, जब तक हमारे लोकसभा में सरकार की जो मेजोरिटी है अगर वो है तब तक उनकी मेजोरिटी सरकार चल रही है। जिस दिन उनकी मेजोरिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो आपका जो है ना सरकार गिर जाती है। तो इसलिए मेजोरिटी के ऊपर उनका सपोर्ट जो है वो डिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव का, तो इसको हम लोग पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ में आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है जो कि यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक एजेंसी जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्कोप को वाइड करती है, या फिर एक एजेंसी जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, या फिर एक एजेंसी जो कि हमारे फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, या फिर एक एजेंसी जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। तो यानी कि परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसकी एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब यहाँ पे आप लोग देखो हमारे कंट्री में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 बॉडी है हमारे यहाँ। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि चेक एंड बैलेंस करना, देखते रहना कि हाँ जो कानून बनाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, क्या वो संविधान के अनुरूप है और एग्जीक्यूटिव कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी इनका काम पूछा जा रहा है, और इनका काम क्या है कि जितने भी पॉलिसीज, स्कीम्स है, कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आपको समझनी है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, घुमा के होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। फाइन, 5th क्वेश्चन में आते हैं, विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग जो है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपकी क्वेश्चन गलत हो ही जाएगी। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप लोग राउंड कर लो, सर्किल कर लो, जिससे कि आपका फोकस उसमें जाते रहे कि हाँ करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये इंडिकेट करता है मिनिस्ट्री को, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट में। सेकेंड है कि ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ से आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक सेकेंड वापस से आइए, एक बार और आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके, तो लोकसभा के, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है किसके, तो प्राइम मिनिस्टर के। तो यानी कि यहाँ पे मतलब हो गया कि ये इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, ये तो कहीं से गलत नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं संसद के, उसके मिनिस्ट्री जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट के ऊपर बेस्ड है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखो कि इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट मीन्स कि कैबिनेट के सॉलिडेरिटी में कैबिनेट किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट की ही यहाँ पे बेसिस पे ये चलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, और आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट के बेसिस पे आंसर आपका क्या होगा, डी हो गया। ठीक है, अगेन बहुत ही बेसिक था। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेकंड है गवर्नेंस, थर्ड है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स, एंड फोर्थ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन यहाँ पे गवर्न करता है ये आपको बतानी है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इट मीन्स कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो आप लोग देखो कि वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से तो कभी भी फ्री नहीं होती है, और जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें कई बार आप लोग देखोगे कि कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आप लोग देखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो करते ही हैं, गवर्नर भी करते हैं, चीफ मिनिस्टर भी करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी करते हैं। ये सारे एक ऐसे आपके पोस्ट देखने को मिलेंगे कि जो कि यहाँ पे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसकी कहीं ना कहीं से इसकी जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। तो यहाँ पे चारों है। ठीक है, ऑप्शन आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चारों होंगे। बट आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ये सारे जो है ना यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। बट देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में इनके प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस होते हुए दिखेगा। तो पॉलिटिकल, क्योंकि आप लोग देखो कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप लोग देखो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे कंट्री में कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किनके मदद से करते हैं, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के थ्रू करते हैं, इनकी सलाह से के साथ करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ही। स्टेट में भी आप लोग देखो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, तो वो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हालांकि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्टेट के गवर्नर के साथ सलाह करते हैं। उसके बाद आप लोग देखो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस को, हाई जजेस बोल रही, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंट करने में वो सलाह देते हैं। तो इस तरीके से तीनों हो गए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो आप लोग बी और ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट कहाँ सकते हो आप, तो फर्स्ट सकते हो चीफ मिनिस्टर्स में। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग देखते हो कि कोई जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है मेघालय हाई कोर्ट में। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ था, जिसमें कि एक जज थे जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट से उठाकर मेघालय हाई कोर्ट के वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है,
तो जिस जज को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, वो क्या करते हैं कि पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनको ये हक है कि सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और ये वो जानना चाहते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन हाँ वो पिटीशन दायर करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर किए, और सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर होता है तो उस समय क्या होता है कि जो यूनियन मिनिस्टर है ना, वो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे। वो चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे कि आप मुझे रीज़न बताइए ऑन व्हाट बेसिस यू हैव ट्रांसफर्ड द जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट टू मेघालय हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है चीफ मिनिस्टर्स का रोल। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जो ट्रांसफ़र ऑफ जज होते हैं ना वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का एक छोटा सा रोल आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, ये जो आपके यूनियन मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर होते हैं ना, वो गवर्नर से नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक स्टेट के जो गवर्नर है वो दूसरे स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं, गवर्नर तो सेम हो सकते हैं एक से ज़्यादा स्टेट के। तो गवर्नर से कंसल्ट नहीं किया जाता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट किया जाता है। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो इस हिसाब से आप लोग देखो कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में यहाँ पे इसके प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करने के लिए ये चारों यहाँ पे मौजूद है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। इंडियन फेडरलिस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक, तो इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट एग्जिस्ट करते हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। सेकेंड है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेंटर के साथ है। सी है कि डिफरेंस अगर आप देखोगे कुछ स्टेट का और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो इंडियन यूनियन का है वो सेंटर से रिलेटेड है। या फिर डी है कि इमरजेंसी प्रोविजन की प्रेजेंस है, जिससे कि हमारा जो फेडरल पॉलिटी है वो यहाँ पे टर्न हो सकता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो ये आपको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में बताना है। फेडरलिज्म जो आप लोग समझते हो कि सेंटर और स्टेट की रिलेशन, तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दो तरीके से। तो एसिमेट्रिक कैसे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा। अब कैसे होगा कि आप यहाँ पे देखो कि डिफरेंस देखने को मिलता है कुछ स्टेट का और कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो कि इंडियन यूनियन में है, तो ये सेंटर से रिलेटेड होता है। आप लोग देखो कि हमारे यहाँ एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली, जिसको आर्टिकल 371 कहते हैं। अब इसमें आपको ए बी सी बहुत आपको ई एफ तक देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि ये एक कॉन्सेप्ट जो अलग से निकल कर आया है ना, ये हमारा एसिमेट्रिक फेडरेशन है। तो फेडरलिज्म में आप लोग इसी से समझ सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आप लोग देखते हो कि अलग से प्रावधान है, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से काम किया जाता है, उनके लिए अलग से जो है एक आपका आर्टिकल भी है। वैसे ही आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कह सकते हो, हालांकि अब तो वो चेंज हो गया है, वो हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लेकिन पहले जो स्टेट था तो उसको भी आर्टिकल 370 दिया गया था हमारे संविधान से। तो हमारे संविधान में 370 अलग से एक आर्टिकल था जिसमें कि स्पेशल प्रोविजन दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के रीजन को आज की डेट में आप देखो कि एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, उनको कुछ स्पेशल छूट दी गई है। तो ये दर्शाता है हमारे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म्स को। और इसी से आप लोग देखो कि कुछ ऐसे स्टेट है जिनको कि अलग तरीके से सेंटर जो है ट्रीट करती है। तो सी ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8 क्वेश्चन में। तो 8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिशन पावर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर को दी गई है, तो ये आपका स्पेशली प्रेसिडेंट का पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर को लिखना और अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करना जो कंट्री में कुछ भी अगर कोई मैटर चल रही है तो। सेकंड है कि काउंसिल से पूछना कि अपने एडवाइस को वो फिर से रिकंसीडर करे। थर्ड है कि या तो किसी भी बिल को एसेंट देने से वो रोक सके या फिर उसको रिफ्यूज़ कर सके या फिर एसेंट दे दे, इंक्लूडिंग मनी बिल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड फोर्थ वन इज़ कि एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना जब कोई भी लीडर की क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में। तो डिस्क्रिशन पावर कहाँ कहाँ है ये आपको बतानी है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आइए करेक्ट ऑप्शन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिशन पावर इट मीन्स कि प्रेसिडेंट की आप लोग देखोगे कि बहुत सारी पावर इनको अलग से ही दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास, लेजिस्लेटिव पावर भी है, साथ ही आपका फाइनेंशियल पावर भी है। तो और इसके अलावा डिस्क्रिशन पावर है कि एक स्पेशल पावर वो भी देने की बात की जा रही है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से किसी भी मैटर में, जैसे आज की डेट में फार्मर्स बिल के लिए जो यहाँ पे किसान की आंदोलन चल रही है, तो उससे रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट को कुछ बातें करनी है प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बाकायदा अपनी बातों को लिख कर, अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करके पीएम मोदी जी से वो बात कर सकते हैं। तो ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन पावर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड में आए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत करते हैं। आई थिंक इट कम्स अंडर द आर्टिकल 72। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर वो एड एंड एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो ऐसा भी तो है ना कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो भी उनको ओपिनियन देते हैं, तो उनको वो कह सकते हैं कि अपनी थॉट को, अपनी जो भी व्यूज़ है उनको फिर से वो रिकन्सिडर करे, अपनी जो भी एडवाइस है उनको वो रिकन्सिडर करे। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आप देखो कि यहाँ तक स्टेटमेंट सही है कि विथ होल्डिंग और रिफ्यूजिंग टू गिव असेंट टू बिल, बट यहाँ पे मनी बिल का क्या होता है कि मनी बिल पहले प्रेसिडेंट से साइन होता है, तभी ये आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रायर यहाँ पे जो है असेंट ले लिया जाता है प्रेसिडेंट से, फिर उसके बाद मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। मनी बिल के लिए अलग से कुछ स्पेशल पावर है, वो आप ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रख के चलनी है कि 1-2 साल गैप करके आपका मनी बिल में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट को आइए हम लोग एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर मिलता है कि नहीं। तो हमने डी एलिमिनेट किया, हमने यहाँ पे बी एलिमिनेट किया। अब हम लोग यहाँ पे फंस रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और फोर्थ में हम लोग बचे हुए थे, तो इस ऑप्शन से आपको पता चल जाता है कि फोर्थ तो बिल्कुल ही करेक्ट है, चाहे आप पढ़ो वो जानो या ना जानो। आप अगर इस स्टेटमेंट में आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में सहूलियत दे दिया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और पीएम को अपॉइंट करना, जैसे आप लोग देखते हो कि लोकसभा में कभी कभी कोई जो पार्टी होते हैं उनके क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, तो उसमें कोई लीडर निकल कर नहीं आता है, तब उस समय प्रेसिडेंट आते हैं और हमारे जो पीएम होने वाले हैं, जो होने वाले होंगे, उनको वो अपॉइंट करते हैं। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट आप लोग देखो कि 4 स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से भी आप लोग अपने आंसर निकालने का कोशिश करो कि चारों में से अगर 1-2 भी आ रहा है तो किसी तरह आप इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे। फाइन, अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जब नॉन मिनिस्टर एक बिल प्रपोज करते हैं तो इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। सेकंड है कि प्राइवेट मेंबर जो है वो कैन नॉट इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, बोथ या फिर नीदर। ये प्राइवेट मेंबर के बारे में है, अभी ये न्यूज़ में भी था प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर, तो इसके बारे में आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, प्राइवेट मेंबर बिल, इट मीन्स कि जो मिनिस्टर नहीं है वैसे अगर कोई लोग है, मेंबर है, अगर वो प्रपोज कर रहे हैं बिल को, तो उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। नो डाउट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 110% करेक्ट। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तुरंत एलिमिनेट कीजिए। जैसे ही आपको एक स्टेटमेंट पता चलता है ना कि हाँ सही है, एकदम 100% आप श्योर रहो, तो तुरंत आप ऑप्शन में आओ और एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपकी 50% टेंशन तो खत्म हो गई है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे समझना है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। प्राइवेट मेंबर कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये अगर आप नहीं जानते हो तो आप लोग यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट करके आ सकते हो, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्राइवेट मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बिल आप लोग समझ लो। सबसे पहले गवर्नमेंट बिल होता है, जिसमें कि आप लोग देखो कि मनी बिल होते हैं, नॉन मनी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरीके का मेनली बिल है। लेकिन आप लोग देखो कि यहाँ पे कोई भी बिल अगर मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है तो उसको हम लोग गवर्नमेंट बिल कहते हैं। फाइन, अब आते हैं 10th क्वेश्चन में। सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग केसेस हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ स्पेशल मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो कि हाउस में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, और सिंपल मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इसको कह रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो यहाँ पे कुछ केसेस रखा गया है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी केसेस है जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। अब मेजोरिटी भी डिफरेंट टाइप की है, आपका सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपका जो रिक्वायरमेंट होता है हाफ ऑफ द स्टेट असेंट, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि राज्यसभा के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो स्टेट लिस्ट से अगर कोई कानून बनाते हैं तो यहाँ पे उनको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। फाइन,
अब यहाँ पे सेकंड है, देखिए ये आपको बोला गया है, ये फार्मर बिल से रिलेटेड है, क्योंकि फार्मर्स बिल एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन पार्लियामेंट उस पर ऊपर कानून बना दी है। तो यहाँ पे राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, तो इसको आप लोग समझिए। सेकंड है कि रेजोल्यूशन जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है और एबॉलिश करनी है। ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उड़ीसा में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी बनाया गया है, तो ये यहाँ से निकल कर आए। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना। तो यहाँ से आप लोगों को चारों स्टेटमेंट में से इतना समझ के चलिए कि आप लोग को एक स्टेटमेंट तो पता होगा, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत बाकायदा अच्छे से पढ़ा है, या फिर कोई नहीं आपने विजनाइज की हमारी लेक्चर अच्छे से अगर पॉलिटी वाली आपने देखी है, तो मैं डैम श्योर आपको कहती हूँ कि आप इसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानते हो तो मुझे लगता है सेकंड तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना और एबॉलिश करना, ख़त्म करना, क्योंकि ये परमानेंट बॉडी नहीं होता है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ सेकंड है ना, उसको आप लोग फटाक से कटना शुरू कीजिए। ठीक है, ये क्या पूछ रहे, सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे दोनों चीज़ पूछा जा रहा है, एक तो आपका स्पेशल मेजोरिटी भी और सिंपल मेजोरिटी भी। ओके, तो ये आप लोग को पता होना कि चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना और एबॉलिश करना ये आता है सिंपल मेजोरिटी के अंदर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब जहाँ सेकंड नहीं है उसको कट कीजिए, तो एक ऑप्शन तो हमारा गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए हम लोग। ठीक है, 75% अब हमें यहाँ पे ढूंढना है। फर्स्ट आते हैं कि ऐसा आपने सुना है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है या सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है कि राज्यसभा के रेजोल्यूशन को पास करना है, वो भी स्टेट लिस्ट के कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है। पार्लियामेंट के पास तो ये अधिकार है ही कि वो स्टेट लिस्ट के जो है टॉपिक से वो बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कायदे हैं, यानी कि कुछ लिमिटेशंस है और कुछ वहाँ पे एक्सेप्शंस भी है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रख कर तो ये काम किया ही जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि फ़र्स्ट भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये आप लोग देखो कि फर्स्ट जहाँ पे इंक्लूड नहीं है उसको कट कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे ना, बस आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आपको थर्ड और फोर्थ पता हो कि नहीं। अब आप लोग देख लिए कि दो स्टेटमेंट्स में से मैं यहाँ पे आंसर निकाल ली। अब मैं यहाँ पे जो जिस पे श्योर थी उस तरीके से बताई, आप लोग में भी ये श्योर होंगे ना कि रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 4 को लेकर चल सकते हो। अब 4 को लेकर चलोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को ये भी पता है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी और जो इस तरीके का है सिंपल मेजोरिटी, इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो ये आप लोग कट कर सकते हो। तीसरा गया, तो फिर आपके पास जो है दो ऑप्शन बचेगा, सेकंड बी और सी। तो फिर इसमें आप लोग समझोगे, यानी कि इसको देखोगे कि सेकंड तो होता ही है, तो फिर आप लोग बी ऑप्शन भी डाल सकते हो। तो कोई भी जैसे 4-5 ऑप्शन है ना, तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में जैकपॉट मिल गया। इट मीन्स कि इस तरीके के क्वेश्चन को तो छोड़ने का कोशिश ही मत कीजिएगा, एकदम अटेम्प्ट लेकर आना है। ठीक है, अपनी जितनी भी नॉलेज है सब यहाँ पे वो वॉमिट कर देनी है, किसी तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग को अटेम्प्ट लेकर आना ही है, ये सब जैकपॉट क्वेश्चन होते हैं। अब आइए 11th क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको बतानी है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट है कि यहाँ पे सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन हो हमारे सोसाइटी के मेंबर के बीच में, उसको अलाउ किया जाता है। सेकेंड है कि गवर्नमेंट को अनेबल किया जाता है कि वो जो भी एस्पिरेशन है, हमारे सोसाइटी की जो भी इच्छा है उसको फुलफिल करे और एक जस्ट सोसाइटी की कंडीशंस को क्रिएट करे, कि हम लोग एक समाज में रह रहे हैं उस तरीके की कंडीशंस को क्रिएट करना है। थर्ड है कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है पीपल्स की, उसको एक्सप्रेस करना। तो ये आप लोग को बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है हमारा। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आंसर आप लोग दे दीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो जो बेसिक यहाँ पे फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा, तो बेसिक फंक्शंस बिल्कुल है कि हम लोग के पास एक बेसिक रूल है, सेट ऑफ बेसिक रूल है, जो कि हम लोग यहाँ पे मेंबर्स ऑफ जो सोसाइटी है उनके बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो, साथ ही जो सोसाइटी के एस्पिरेशन हो उसको फुलफिल करे और एक जस्ट सोसाइटी बनाए, साथ ही हमारे जो लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, उनकी यहाँ पे आइडेंटिटी हो, फंडामेंटल आइडेंटिटी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान का फंक्शन है कि वो हमारे यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए 12th में चलते हैं। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है कि यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई थी फर्स्ट सिटिंग। सेकंड है कि इनके जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सी है। दो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है इस तरीके का दो स्टेटमेंट अगर होता है तो, बट थोड़ा सा सोचिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगी।
अब फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप लोग समझिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है और पॉलिटी भी पढ़ रखी है तो फिर आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद हमारा जस्ट हुआ था, तो नहीं, हमारा इससे पहले ही हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अब गलत हो गया तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि इनके जो मेंबर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर आते थे। बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन उस समय चलता था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था जिसमें कि जनता के द्वारा वोट किया जाए, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 13, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताइए कौन सी करेक्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट है कि जो सीट एलोकेट किया गया है हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को, वो यहाँ पे मुस्लिम, सिख और हिंदूज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। थर्ड है सेकंड है यहाँ पे कि जो प्रिंसली स्टेट है और ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वो यहाँ पे उनको जो अलॉटेड सीट था वो उनके रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस के बेसिस पे था। अब यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फिर से दो स्टेटमेंट आ गया, तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क रहना है और बताना है यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो ब्रिटिश प्रोविंस के बारे में कहा जा रहा है कि हर एक ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट एलोकेटेड था वो क्या यहाँ पे मुस्लिम, सिख और हिंदूज़ में डिवाइडेड था, क्या आपको लगता है? तो ये देखिए, मुस्लिम, सिख और जनरल में डिवाइडेड था, ठीक है, ये ऐसा हिंदूज़ में डिवाइडेड नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो तुरंत एलिमिनेट करना, ठीक है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को याद नहीं करना, सीधे एलिमिनेट करना। बी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो प्रिंसली स्टेट है और ग्रुप ऑफ स्टेट है, जो कि उनकी सीट कैसे एलोकेट होती थी, तो जितना वहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे आज के भी डेट में आप देखते हो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही सीट एलोकेट होता है, तो वैसे ही उस समय भी होता था। तो कैबिनेट मिशन प्लान का ये प्लान बिल्कुल सही था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। अब आते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन में। हमारी 14 क्वेश्चन क्या है, तो इनमें से कौन सी प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डायरेक्टली हम लोग ने बोरो किया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। आपको पता है कि हमारे संविधान को एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बट इसमें आप लोग को थोड़ी शर्मिंदगी फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू फील प्राउड जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने क्या किया है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी दूसरे कंट्री की जो संविधान थी उससे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें चुन ली। जैसे कि आप लोग भी एक नॉर्मल लाइफ में अच्छी अच्छी क्वालिटी दूसरे लोगों से चुनते हो और बाकी उस इंसान को छोड़ देते हो, वैसे ही हमारा संविधान भी है। और टाइम टू टाइम हमने अपने संविधान में अमेंडमेंट भी किया है जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लोगों के लिए सही है उस हिसाब से, ठीक है। तो देखिए क्या क्या प्रोविज़न है। फेडरल स्कीम्स और ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्या ये हमने दूसरे कंट्री से लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। थर्ड है इम्पीचमेंट, जो कि प्रेसिडेंट का है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल। फोर्थ है इमरजेंसी प्रोविजन। तो अब आपको बताना है कि ये चारों में से हमने क्या क्या दूसरे कंट्री से लिया है। ऑप्शन आर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं दिया है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये चार स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट्स तो इनकरेक्ट है, एक या दो। तो बताइए कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए हम लोग ने क्या क्या लिया वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये समझिए कि हम लोग ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिए, साथ ही इम्पीचमेंट का जो प्रोविज़न है वो भी हम लोग जो है दूसरे कंट्री से ले लिए, ठीक है। अब हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न तो नहीं लिए, मैं बताऊंगी अभी क्या क्या लिए नहीं लिए। सेकंड और थर्ड लिए है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सोर्सेज क्या है जिससे जिससे हमने लिए, तो ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, ईरियस कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया की है, यूएसएसआर से है, कुछ अफ्रीका से है, कुछ आपका जापान से है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिए हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने कहाँ से लिया, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन करके चले गए तो वो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन वो खुद ही बना के गए थे, तो जो हमारे लिए अच्छा लगा हमारे इंडियन पीपल्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए, तो उसको हमने फॉलो किया आगे भी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप्स की भी जो फंडा है वो लिए, हम लोग कैबिनेट सिस्टम भी लिए है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो एक लेसन आपको देखने को मिला है प्रिविलेज मोशन के ऊपर, वो भी हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। साथ ही बाई कैमरलिज्म, जिसमें कि कहा जाता है कि हमारे पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये भी हम लोग फीचर्स कहाँ से लिए, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूँ तो ये हम लोग यूएस से लिए। यूएस से हम लोग काफ़ी चीज़ें लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है, जो जितनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको मुद्दे वाली चीज़ें देखने को मिलेगा वो आप समझ जाओ कि हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया,
फंडामेंटल राइट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई, और साथ ही साथ आपका जो हाई कोर्ट के जजेस है या फिर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, इसके बारे में हमने कहाँ से लिया, तो यूएस से लिया। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से लिए है, ये हम लोग 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे लिए। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या बोरोल किया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हम लोग यहाँ से यही लिए, और इमरजेंसी प्रोविजन अगर की बात करें तो इसको भी हम लोग 1935 एक्ट से ही लिए, किसी कंट्री से नहीं लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, ये ट्रिक है, यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि सारा बोरोड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उस तरीके का नहीं है। तो ऑप्शन दे के भी आपको समझा दिया गया है, हिंट कर दिया गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, या फिर आपको हिंट किया गया ना कि बेटा एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो। तो आप लोग ऑप्शन देख के भी दिमाग ज़रूर लगाइए, यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेटमेंट में, हर एक ऑप्शन में आप लोग को दिमाग ही लगाना है। तो प्लीज़ दिमाग लगाइए, पूरा ओपन एकदम माइंड करके, एकदम चार आँख, दो आँख नहीं चार आँख करके आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है बार बार। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेडरल स्कीम्स और इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो जुडिशरी है वो भी हम लोग 1935 से लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बारे में जो है वो भी हम लोग 1935 से लिए। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। मेरे पास एक मैप है जिसमें कि मैं मैप में कोट करके इसको याद करती हूँ, तो वो मैप आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। हालांकि एक लेसन होगा मेरे इस चैनल पे, बट मुझे लगता है कि वो बहुत स्टार्टिंग में था, 2 साल पहले ही मैं उसको डाली थी, अभी आप लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल है। मुझे मिलेगा तो मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। आइए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिक्लेयर किया गया कि इसके फर्म्स और सोलेम्स जो कि रिजॉल्व करेंगे और प्रोक्लेम किया गया है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री है, और अपने फ्यूचर गवर्नेंस को वो मतलब कि वो ड्रॉ किए है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही जो है इंडिया के द्वारा ये ड्रॉ किया गया है। तो ये आपको बताना है कि किसके तहत ये कहा गया था, ये स्टेटमेंट आपका कहाँ निकल कर आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिक्लेयर करेंगे और प्रोक्लेम करेंगे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन और रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा है, क्या कैबिनेट मिशन प्लान था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, या फिर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद दिलाओ में, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक हिस्टोरिक मूव यहाँ पे लाया गया, जिसको कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं अपने असेंबली में। उसमें ये बातें रखी गई थी और उनके द्वारा ये रीड आउट किया गया था इस स्टेटमेंट को, ठीक है। आइए 16 में चलते हैं। इनमें से कौन सी फॉलोइंग चेंजेस है जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया था, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे असेंबली को एम्पावर किया गया है कि वह तो या तो वो एब्रोगेट कर सकते हैं या फिर किसी लॉ को अल्टर कर सकते हैं जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था इंडिया के रिलेशन में, ठीक है। तो ये 1947 के एक्ट में ऐसा कुछ है क्या जिसको चेंज किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड है कि यहाँ पे असेंबली को ये भी था कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि ऑर्डिनरी लॉ, हमारे कानून के लिए जो भी कानून की ज़रूरत है वो यहाँ पे बना सकते हैं, हमारे कंट्री के लिए जो भी कानून की ज़रूरत है वो यहाँ पे इस असेंबली के द्वारा बनाया जा सकता है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो पहले अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ ब्रिटिश जो शासन करके गए थे वो अपने हिसाब से जो है हमें सिर्फ इंक्रोच करने के लिए, हमें सप्रेस करने के लिए वो कानून बनाते थे। लेकिन अगर हमें लग रहा है हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ाद होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जो ब्रिटिश शासन में जिस तरीके का कानून बना था अब वो हमारे सिटीजन्स के लिए सही नहीं है, तो हम उस कानून को अपने इंडिया के रिलेशन में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे असेंबली को एम्पावर किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, अगर आपको पता है या नहीं है, लेकिन आप कॉमन सेंस से भी इसको आप करेक्ट कर सकते हो। सेकेंड है कि असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया गया जिसमें कि ऑर्डिनरी लॉ हमारे कानून हमारे कंट्री में बनेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। 17 में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। अब इसमें आपको करेक्ट बताना है। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, और किसकी मदद से, तो मिनिस्टर के मदद से, जो कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल के। तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए अगर आपने इस कानून का अच्छे से पढ़ा है। 1919 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, और यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट जो है इंटरचेंज है, इसलिए दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग देखो कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट की बात की जा रही है ना, रिजर्व्ड सब्जेक्ट ये होता है जो कि गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, लेकिन आप लोग देखो कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यानी कि यहाँ पे जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो कि गवर्नर के हाथ में था, वो अपने आप यहाँ पे एडमिनिस्टर करते थे, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट करें। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वो यहाँ पे था कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये आपका एक्सचेंज कर दिया है जस्ट बिकॉज कि आपको कंफ्यूज किया जाए, और ऐसा यूपीएससी तो बहुत ही स्मार्टली तरीके से करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो माना जाता है कि सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसी में आपको बताना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स के बारे में, करेक्ट क्या है। फर्स्ट है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा फ्रेम किया गया है, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और एक डेफिनेट डेट रखा गया है। सेकेंड है कि यहाँ पे ये फाउंड किया गया है कि वन और मोर देन वन लेवल डॉक्यूमेंट जो कि ड्यूली इनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कानून। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा फ्रेम किया गया है, और यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो यहाँ पे जितने भी सरकार चुन के आते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, और एक डेफिनेट डेट है, क्योंकि आप लोग देखो कि एक डेफिनेट डेट को ही हम लोग ने अडॉप्ट किया है अपने संविधान को, तो वो है 26 जनवरी 1950। ठीक है, डोंट फॉरगेट ओके, तो 26 जनवरी 1950, तो एक डेट है हमारा, डेफिनेट डेट है जिसमें कि हमने अडॉप्ट किया है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड भी आपको देखने को मिलेगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है ना जिसमें कि आप देखो एक से ज़्यादा या फिर एक लीगल डॉक्यूमेंट से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा कानून के फॉर्म में। हमारे यहाँ तो आपको पता है कानून की कमी नहीं है, हर एक फील्ड में आपको हज़ारों कानून देखने को मिलेंगे, बट प्रॉब्लम कहीं और है, हमारे कानून में नहीं है। तो दोनों बिल्कुल सही है, तो सी यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 19 पे चलते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको बताना है कि इसमें क्या मोस्ट सुटेबल होगा। तो filling the blanks must ensure that individual must have certain rights and that the government must recognize this right. It means कि यहाँ पे किसको इंश्योर किया जाएगा, यानी कि कौन यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल के पास कुछ सर्टेन राइट्स होने चाहिए और गवर्नमेंट उस राइट्स को रिकॉग्नाइज करे। तो क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, रिपब्लिक में है, या फिर डेमोक्रेसी में है, किस में है, आपको ये बतानी है। सो द करेक्ट ऑप्शन ये बताइए, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी ऑब्वियसली। एक डेमोक्रेसी है जिसमें कि आप देखो कि इंडिविजुअल को उनका सर्टेन राइट मिलता है और गवर्नमेंट उस राइट को रिकॉग्नाइज करती है। फाइन, आइए 20 में आते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है फंडामेंटल राइट इन इंडिया, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट है कि ये जो राइट है ये सेपरेटली मेंशन किया गया है हमारे संविधान में और स्पेशल प्रोविज़न है इनके प्रोटेक्शन के लिए भी। सेकेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इंश्योर करता है कि इसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। थर्ड है कि एब्सोल्यूट इन नेचर होने के बावजूद लेजिस्लेटिव एक्शंस जो है वो इलीगल हो सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड। अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन आपको इंडिकेट कर रहा है कि बेटा इस 3 स्टेटमेंट में से आप एक गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग गलत को यहाँ पे चुनते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट थर्ड है जिसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट के लिए अलग से एक पार्ट बनाया गया, बाकायदा आर्टिकल मेंशन है 12 से 35 जिसमें आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन के लिए भी आर्टिकल है 32। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है। अब यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है उसको एलिमिनेट कीजिए, सी और डी। अब आते हैं सेकंड में, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ये इंश्योर करता है कि सरकार के द्वारा इसको वायलेट नहीं किया जाएगा। तो ये भी सही है, कहीं से गलत नहीं है कि नहीं। आप देखो कि सरकार के द्वारा वायलेट नहीं किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अगर वायलेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाती है। एब्सोल्यूट इन नेचर, अब आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है ये नेचर में, तो ये तो पहले ही यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 21 में आते हैं। इनमें से कौन से फॉलोइंग राइट्स है जो कि राइट टू इक्वालिटी के कैटेगरी में आपका इंक्लूड होता है। तो अब देखिए मेनली आप लोग देखोगे कि समराइज़ करके जितनी भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिली है उसको 6 राइट के अंदर रखा गया है। तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहली है, तो इसके अंदर बहुत सारी आर्टिकल्स आती है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, या फिर राइट टू मूव द कोर्ट फॉर एश्योरेंस ऑफ
इज़वेंस ऑफ रिट्स। तो आपको करेक्ट बताना है बोथ ए एंड बी, ये भी एक ऑप्शन है। बट राइट टू इक्वालिटी आपका किसके किसके बीच आता है? तो आप लोग देखो कि आर्टिकल 14 आती है कि राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 आती है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स कि रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। 16 है कि इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। और 17 है कि सॉरी जो कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करनी है, तो ये आपका आ गया अनटचेबिलिटी ऑफ एबॉलिश। 18 है कि कोई भी टाइटल्स है तो उसको एबॉलिश करनी है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। तो ये हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी के तहत, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। आते हैं 22 में। इसमें कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उससे रिलेटेड है, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि सारे रेजिडेंट हमारे कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के लिए है इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऑफिस में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। सेकेंड है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है स्पेशल स्कीम या फिर मेजर, अगर उनको लगता है कि अपने सेक्शन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के कंडीशंस को और बेटर करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए एक अलग से स्कीम और मेजर्स ला सकती है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट, सेकंड, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप ये देखिए कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे कंट्री में इतने बेरोज़गार बच्चे हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है हम लोग बाहर वाले रहने वाले लोगों को भी दे सकते हैं? तो यहाँ पे कहा गया कि सारे रेसिडेंट, ऑल रेसिडेंट। अब ये ऑल जो है ये भी आपका एक एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है, तो इसको भी आप लोग सतर्क रहिएगा इससे। ठीक है, तो ऑल रेसिडेंट कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमारे सिर्फ जो कंट्री के सिटीजन है उनको ही ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड बिल्कुल सही है। आप लोग देखो कि सरकार क्या नहीं स्कीम्स लेकर आती है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन के लिए, सबके लिए जो है स्कीम लेकर आती है, तो बराबर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, जो कि राइट टू फ्रीडम जो हमारे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है उसके तहत आता है। तो फर्स्ट है कि नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड अंडर द लॉ, यानी कि कोई भी इंसान को यहाँ पे नहीं मना किया जाएगा उनके लाइफ के लिए, जो भी कानून हमें दिया गया है उसके अलावा अगर वो किसी और तरीके से जीना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो 19 से 22 के बीच में कौन कौन सी आर्टिकल है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी की बात की जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हमारा आर्टिकल 19 में ही ये सबसे पहले आता है। उसके बाद ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 21A में है, अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है। तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप देखो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आपका हो गया आर्टिकल 21, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग देखो कि 19 तो ये हो गया, 19 ये हो गया। 20 क्या होता है कि प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, किसी भी अपराध में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और 22 क्या है कि यदि कोई भी अपराध करते हो तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया, तो उसके लिए प्रोटेक्शन किस में? आर्टिकल 22 में। ठीक है, अब आते हैं 24 में। इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफर किया गया है आर्टिकल 22 के तहत देखें तो? अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है ऑर्डिनरी लॉ के तहत, तो फर्स्ट है कि राइट टू इन्फॉर्म्ड, मतलब कि इन्फॉर्म करना है कि किस ग्राउंड में अरेस्ट किया गया है। सेकेंड है कि राइट टू कंसल्ट करना है, और लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू जो है उनको बचाना है, तो ये भी अधिकार दिया गया है क्या, ये आपको बताना है। थर्ड है कि राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के तहत जो है जर्नी टाइम को इंक्लूड करके यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है। तो कौन सी करेक्ट है यहाँ पे आपको ये बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पे बातें क्या की जा रही है, तो एक एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ऑब्वियस है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको पूछने का अधिकार है कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया है, क्या ग्राउंड है। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो अधिकार भी है कि राइट टू कंसल्ट करना है, और लीगल प्रैक्टिशनर से डिफरेंट, यानी कि आप लॉयर भी हायर कर सकते हो और अपने बचाव में आप संदर्भ भी रख सकते हो, एविडेंस भी रख सकते हो। तो सेकंड बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए बाकी जो स्टेटमेंट है ऑप्शन इसको एलिमिनेट करें। तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, अब बच गया थर्ड ऑप्शन।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, लेकिन यहाँ पे जर्नी टाइम भी इंक्लूड कर दिया गया है, बट जर्नी टाइम ये एक्सक्लूड करके यहाँ पे आपका जो है ना मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के विद इन आपको प्रोड्यूस करना होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, सॉरी बी। ओके, आते ही 25 में कौन सी आर्टिकल्स जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आती है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब्स और एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, और अभी हमने देखा कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल ये आर्टिकल 18 में आता है, जो कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट्स तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, आपके पास बच गया दो। अब यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24। तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर ये 23 है, और बच्चों को हैजार्डियस जॉब से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाना है, वो बंद करना है। जैसे आप देखते हो कि फैक्ट्री वगैरह में भी जो है बच्चे काम करते हैं, तो वो बच्चे को काम नहीं करना है जो खतरनाक जगह है, तो ये 24 आता है, ठीक है। तो 23 एंड 24 तो दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टू 26, यहाँ पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर किया गया है कि जो भी पर्सन अगर किसी भी अपराध में एक्यूज पाए जाते हैं तो उनको सफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर आप कोई अपराध करते हो फिर भी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो इसमें आपको बताना है कि जो एक्यूज पर्सन है उनको क्या अधिकार दिया गया है। फर्स्ट है कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, इट मीन्स कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको बार बार जो है पनिश नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम ए बैक डेट, यानी कि पुराने डेट से निकाल कर जो है ऐसा नहीं है कि इलीगल कोई भी एक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा। एंड थर्ड है कि कोई भी पर्सन अगर वो एविडेंस देना चाहते हैं अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो वो यहाँ पे एक फेयर ट्रायल कर सकते हैं। अ पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो एक फेयर ट्रायल के लिए वो एविडेंस भी दे सकते हैं। तो आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जहाँ पे कहा गया है कि ये आर्टिकल 20 के अंदर है, अगर आपने कोई अपराध किया है और आपको उससे प्रोटेक्शन दी जा रही है तो ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 के तहत है यहाँ पे, जिसमें कि कुछ आपको प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन फर्स्ट यही है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको एक से ज़्यादा पनिश नहीं किया जाएगा। अगर सेम ऑफेंस आप बार बार करो तो उसके लिए एक बार से ज़्यादा पनिश नहीं किया जाएगा, जिसको कि नो जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी कहते हैं। सेकंड है कि कोई भी लॉ जो है ना उसके एक्शंस को इलीगल नहीं कर सकते हैं पुराने डेट से, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसे कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है जिसे हम लोग मैं बोल रही हूँ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एक्यूज पर्सन है ना वो अपने अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दे सकते, तो इसमें क्या हुआ, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर आप भी अपने आप कोई अपराध किए हो तो आप अपने अगेंस्ट में खुद के विटनेस नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो गया, ठीक है। आइए 27 में चलते हैं। यहाँ पे आपको बतानी है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस से रिगार्डिंग, ठीक है। ये है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक पर्सन वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी रिलीजन और मे चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। एक पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस करने पे। चलिए ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट है। काफ़ी बेसिक सी ये आपकी बात है, अगर आप लोग ने पढ़ी है थोड़ी भी आर्टिकल को भी रीड आउट किया है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि करेक्ट स्टेटमेंट दोनों हैं कि ये पूरी तरीके से फ्रीडम है कि आप लोग अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर मैनेज करो या फिर आप अपने हिसाब से चूज़ करो कोई भी रिलीजन, अगर आपको चूज़ करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। साथ ही फ्रीडम है टैक्सेशन से, अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जाकर अटेंड कर सकते हैं, कोई भी रोकेगा नहीं, और कोई भी रिलीजन को प्रोपैगेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फ्री प्रोफेशन कीजिए, तो इसमें किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब आते हैं 28 में, ये है कल्चर और एजुकेशनल राइट। एक एक करके सारे राइट्स की आपकी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने वाली है, तो करेक्ट बताइए। फर्स्ट है कि सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं, बट ये राइट एक्सटेंडेड नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। इट मीन्स कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दो तरीके के होते हैं, एक धर्म के आधार पर, एक लैंग्वेज के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिक वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
सेकंड है कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑन द बेसिस कि वो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर मैनेज होता है और इसको ग्रांट एड किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ मदद की जा रही है तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। अगर कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के बारे में देखें और माइनॉरिटीज़ के बारे में देखें जिसके बारे में जिसके अंदर संविधान के अंदर डिस्क्राइब किया गया, तो माइनॉरिटीज़ दो तरीके के, एक तो रिलीजियस है धर्म के आधार पर और दूसरा लिंग्विस्टिक है लैंग्वेज के आधार पर। तो जो धर्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर है उन दोनों को यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो ओपन कर सकते हैं और बस अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, 29, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट एक्सटेंडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट हो गया तो ये दोनों कट गया अब हमारे पास है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि अगर कोई भी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो उसमें कोई भी तरीके का सरकार ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। यानी कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एड मिल रहा है कि कोई भी तरीके का, तो उसमें यहाँ पे सरकार जो है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 में आते हैं, इनमें से कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये सिटीजन को एक तरीके का राइट देता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए और कोई भी अगर फंडामेंटल राइट को अगर उनका वॉयलेट होता है तो उसको रीस्टोर करने के लिए। सेकंड है कि सिटीजन्स हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते अगर उनका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो। थर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट कि वो राइट्स को इन्फोर्स करे। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे यहाँ सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है और हर एक स्टेट में आपका हाई कोर्ट है। तो सेंटर में आपके पास दो तरीके का पावर है, 32 आर्टिकल है जिसके तहत आप लोग जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, और 226 है जिसमें कि रिट जुडिस्ट्रिक्शंस की पावर है वो भी हाई कोर्ट को, और आप लोग हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो। इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अब जहाँ पे सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका काम बन गया, आंसर आ गया फटाक से। और आपको पता है कि नहीं थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप लोग देखिए 2-3 स्टेटमेंट होते हैं ना तो आपको जैकपॉट लग जानी है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दे सकती है कि राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। कई बार आप देखते भी हो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती भी है। चलिए आइए 30 पे, यहाँ पे रिट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है उसके बारे में। 5 तरीके की रिट होती है। हेबियस कॉर्पस के अंदर देखें तो कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर कर सकते हैं कि अरेस्टेड पर्सन को फ्री करें अगर वो मैनर और ग्राउंड ऑफ जो अरेस्ट है वो लॉफुल है। ये है हेबियस कॉर्पस के अंदर। क्यू वारंटो का जो रिट है उसमें इलीगल जो आप देखोगे यूसरपेशंस होता है पब्लिक ऑफिस का, यानी कि जो इलीगल तरीके से जो पब्लिक ऑफिस है उस पर काम होता है बाय ए पर्सन, तो उसको यहाँ पे रोका जाता है। रिट ऑफ क्यू वारंटो। ओके, दो ही है तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, या फिर बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे आपका रिट के बारे में दिया गया है। धीरे धीरे करके हम लोग सारे रिट्स को समझेंगे। लेकिन पहली रिट अगर देखें हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि अरेस्टेड पर्सन को जो है ना उनके सामने प्रेजेंट किया जाए। यानी कि आप लोग देखते हो कि सशरीर प्रेजेंट होने की बात की जाती है हेबियस कॉर्पस का। तो अगर लॉफुल है तो हेबियस कॉर्पस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको फ्री कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और तभी ऑर्डर दिया जा सकता है कि अगर अरेस्ट किया गया जो कारण है वो अनलॉफुल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो अरेस्ट किया गया कारण है वो लॉफुल है, तो लॉफुल है तो उसको छोड़ेंगे क्यों, अरेस्ट फ्री क्यों करेंगे। अगर अनलॉफुल होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, यानी कि आपको अगर कोई अरेस्ट करता है तो आप पूछ सकते हो कि आप किस अधिकार से कर रहे हो। ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, और वो भी लीगैलिटी ऑफ क्लेम कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी तरीके का क्लेम किया गया तो उनकी लीगैलिटी के लिए इंक्वायरी किया जाता है। ठीक है, तो इलीगल अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर को पकड़ा जाता है तो उसको रोकने के लिए क्यू वारंटो जो है ये आपका रिट इशू किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है,
देखिए पांचों रिट के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे। जैसे सर्शरी है, सर्शरी में क्या होता है कि कोर्ट जो है ना वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करते हैं कि आप इस तरीके का काम करो। वही प्रोहिबिशन है कि जो हायर कोर्ट है ना वो लोअर कोर्ट को कहते हैं कि आप इस काम को मत करो। एक मैंडमस होता है, मैंडमस में क्या है कि जब कोर्ट को ये पता चलता है कि पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो अपना काम लीगल ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको कहा जाता है मैंडमस। इट मीन्स कि आप अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। तो ये रिट थोड़ी सी, इसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो ना तो आसान होता है। अच्छा, मैं एक माइंड मैप आप लोग को इस रिट के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगी, पांचों मैप को बहुत पांचों रिट को बहुत ईजिली तरीके से आप लोग समझ जाओगे। बहुत कन्फ्यूज़न होता है सारे बच्चों को, ठीक है। आइए आते हैं 31st क्वेश्चन में। ये है यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ओके, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया गया है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोका जाता है। लेकिन डीपीएसपी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप काम करो, ठीक है। सेकेंड है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेनली इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखें तो ये हमारे इंटायर सोसाइटी के वेलबींग के लिए इंश्योर करते हैं। तो इसमें दोनों बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो दोनों में अगर मैं बात करूं तो बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि कुछ सरकार को लिमिट लगाया गया है कि आप इतना काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, यानी कि जो जनता की राइट्स है उसको इंक्रोच नहीं कर सकते हो। लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सरकार को ही कहा गया है कि लोगों की वेलफेयर के लिए आपको काम करना होगा और ये काम कीजिए आप। अब आते हैं 32 में। इंडिया के द्वारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, वो भी जनरल इलेक्शन सिस्टम के लिए। तो रीज़न क्या है कि हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि ये एक सिंपल है और इसको कॉमन वोटर्स के द्वारा आराम से समझा जा सकता है। सेकेंड है कि यहाँ पे वोटर्स को ऑफर किया गया है कि आप चॉइस कर सकते हैं, और नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट के बीच में भी। इट मीन्स कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है ना कि सिर्फ आप पार्टीज़ के बीच में ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप डिफरेंट कैंडिडेट के बीच में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। थर्ड है कि इट मेक्स फंक्शनिंग, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे आप देखो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन भी होती है। तो कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें रीज़न यही है कि सबसे पहला कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि आप लोग भी समझ रहे हो और आप लोग भी इसमें भी अगर समझ रहे हो तभी तो आप लोग सही तरीके से वोट दे सकते हो, है कि नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे वोटर्स के ऊपर चॉइस होता है कि वो अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इससे हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से काम भी करती है। तो तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप लोग जब 11th क्लास की ये पॉलिटी की बुक है, इसको अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके बीच में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखते हो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, समटाइम्स आप लोग नहीं समझ पाते हो, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और उसमें जो है ना डिफ़िकल्ट होता है सारे लोगों को क्लियर करने में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किए। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और इसी के बाद आ ही गया ये जो हमारा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इसके डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते। वहीं अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो एक से ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट किया जाता है। फाइन। सेकेंड है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि हर एक पार्टी को यहाँ पे लेजिस्लेचर में सीट मिलता है जितनी उनकी परसेंटेज ऑफ वोट होती है। वहीं अगर हम लोग देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि एक पार्टी जो है वो ज़्यादा सीट भी ले सकते हैं वोट से, वो भी लेजिस्लेचर में। तो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है आपको ये बतानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोग देखें और ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये बिल्कुल करेक्ट है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड थोड़ा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि एक पार्टी जो है ना वो ज़्यादा सीट मिल सकता है वोट से। अगर वोट इसको 5 मिला है तो सीट्स यहाँ पे 6 भी मिल सकता है लेजिस्लेचर में। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है ना कि हर पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलेगा जितना उनका परसेंटेज ऑफ वोट उनको मिला है। तो ये थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, बाकी ये आप लोग एक स्टेटमेंट सही दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया।
जो आप देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है ना कि उन कंट्री पे ज़्यादा सही लगता है जो कंट्री डिवाइडेड है स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड है। हमारे यहाँ देखो इतनी बड़ी कंट्री है और साथ ही हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो हमारे लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बेटर है। लेकिन जो लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उस कंट्री के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सही रहता है। बस इस तरीके से आप लोग याद रखिए, कुछ डिफ्रेंशिएट आप लोग याद रखिएगा। इसकी क्वेश्चन पेपर और इसकी जो आंसर शीट है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जो कि हमारा रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आप लोग को जो आंसर है वो पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं 34 में। यहाँ पे आपको बताना करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड है कि जो कोटा है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको रिजर्व किया जाता है हर एक स्टेट में। ये फिक्स्ड होता है और ये डिपेंड होता है कि उस स्टेट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रोपोर्शन कितनी है। थर्ड है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री ड्रॉ करते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री में ड्रॉ करते हैं। तो आपको 34 का करेक्ट बताना है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले अगर आप लोग यही फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा नहीं ये बहुत ही अटपटा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कैसे डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है, थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो है वो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और जैसे ही फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। तो बस आप लोग देखो कि समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में कि बस बेसिक चीज़ अगर आपको पता है उसको एलिमिनेट किया, आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो कोटा होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हर एक स्टेट में रिजर्व होता है और वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कितने रहते हैं। थर्ड है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो जो बाउंड्री बनाते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री में ही बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं 35 में। ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर है, जिसको कि राइट टू कंटेस्ट, यानी कि हम लोग जो वोट देने का अधिकार है और कहा जाता है कि 18 साल के बाद ही हम लोग वोट दे सकते हैं, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब है कि सारे एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री वो यहाँ पे एलिजिबल है कि इंडिया में वोट दे सकते हैं। सेकेंड है कि सिंस इंडिपेंडेंस, एक एडल्ट इंडियन का मतलब होता है कि इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। तो चलिए अब देखते हैं इन सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस से कहा जा रहा है कि इंडियन एडल्ट इंडियन का मतलब होता है कि उनकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है, ठीक है। इसमें बताइए करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो नो डाउट करेक्ट है कि सारे एडल्ट सिटीजन जो हमारे कंट्री के हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए इलेक्शन में, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कहते हैं। लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए 1989 से क्या था ना कि एक एडल्ट इंडियन का मतलब होता था कि इंडियन सिटीजन जो कि जिनका एज 21 है, ठीक है, 21 है, ये 1989 तक चला। लेकिन बाद में इसको अमेंड करके जो है इसकी एज को घटा दिया गया, 18 साल तक रखा गया। पहले 21 साल था लेकिन फिर उसके बाद उसको घटा के 18 साल कर दिया गया। तो 1988 तक चला। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस तक हम लोग यही चीज़ें सोचते थे। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 36 में आते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। फर्स्ट है कि यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं। सेकेंड है कि ये फ्रेमवर्क बनाता है प्रोसीजर, पावर और ड्यूटीज़, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का। तो संविधान के बारे में बेसिक पूछा जा रहा है। थर्ड है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो लोगों की एस्पिरेशन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होती है, जैसे कि हम लोग एक अच्छा खासा सोसाइटी बना सके। तो इसके बारे में आपको बताना है कि करेक्ट कौन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हो तो ये सारी बेसिक ही स्टेटमेंट है, तो तीनों करेक्ट है, नो डाउट डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 37 में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इससे करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। सेकंड है कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये तो बहुत ही बेसिक है और सेक्युलरिज्म का ऐसा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। आइए आंसर देखते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। सेक्युलरिज्म मीन्स आप लोग किसी एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कोई भी रिलीजन को ज़्यादा नहीं माना जाता है, पक्षपात नहीं किया जाता, हर एक रिलीजन को एक जैसा समझा जाता है, सब एक जैसा माना जाता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारे संविधान में आप देखोगे कि प्रियम्बल है। प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था स्टार्टिंग से, बाद में 42nd अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड को हमारे एक प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया और इसके साथ साथ जो है
और भी 2 वर्ड है जो कि एस और आई से है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन वो 2 वर्ड है, ठीक है। आइए 38 में चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी है और ये चेयरमैन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ये पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। काफ़ी क्वेश्चंस तो यहाँ पे आप लोग को रिपीटेड देखने को मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चंस जो है आगे आने वाले दिनों में रिपीटेड होंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किसके कौन थे चेयरमैन? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है कौन कौन है। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूँ तो आँख बंद करके डॉक्टर BR अम्बेडकर ही लगाना है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करूँ तो नो डाउट ये सरदार पटेल है। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बात करूँ तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टीयरिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो थर्ड हो गया इनकरेक्ट, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फाइन, आते 39 में। हाँ, प्रेम्बल आ गया। प्रेम्बल से चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रेम्बल जो है यहाँ पे एक पावर नहीं दिया गया है 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट को, ना ही यहाँ पे पावर को लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में। सेकेंड है कि जो प्रेम्बल है कि ये संविधान का ही पार्ट है और इसको सारे सर्कमस्टांसेस में अमेंड किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट कौन सा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आपको क्या लगता है कि करेक्ट है? ये बिल्कुल सही है कि हमारा प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन क्या इसको हम लोग सारे सर्कमस्टांसेस में अमेंड कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग प्रेम्बल को हर एक सर्कमस्टांसेस में अमेंड नहीं कर सकते। तो ये ऑल जो जहाँ आता है ना, आप लोग को सतर्क हो जाना है और इससे हमारा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये करेक्ट है। प्रियम्बल में आपको क्या देखने को मिलता है? एक प्रीफेस है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रियम्बल में ना ही ऐसा है कि किसी भी 3 ऑर्गन को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कहीं से भी यहाँ पावर मिल रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पावर को लिमिट किया जा रहा है जो भी प्रोविज़न हमारे संविधान में दिया गया। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रियम्बल की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 40 में आते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। ओके, ये प्रेसिडेंशियल ये वाली है। तो फर्स्ट देखते हैं, इन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, कैबिनेट को चूज़ करते हैं, बट सिर्फ यहाँ पे पार्लियामेंट में वो यहाँ पे उनको ऑफिस से हटा सकते हैं विद अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, सेकेंड है कि प्रीमियर अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखे तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है वो ड्यूली अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट के और असेंबली मेजोरिटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज देखें तो ये सेपरेट हेड होते हैं सरकार के, और लॉयल्टी जो है वो हमेशा इनका एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर इनके पास होता है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है। ओके, थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए, अच्छा आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखें हम लोग, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना है तो या फिर होल कैबिनेट को उनके पावर से रिमूव करना है, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो उनको आराम से डिसमिस कर सकते हैं, और असेंबली जो है उनको रिमूव भी कर सकती है विद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है दोनों को चूज़ करते हैं और सिर्फ पार्लियामेंट उसको हटा सकता है, तो नहीं, प्रेसिडेंट भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें तो प्रीमियर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है ना वो यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर अकाउंटेबल है, ना कि प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप सोचोगे कि हाँ प्रेसिडेंट के ऊपर ही अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन ये प्रीमियर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसमें कि ये एक्सक्लूसिवली अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। थर्ड बिल्कुल सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज आपको देखने को मिलेंगे वो तो सरकार के हेड होते हैं और उनके ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, थर्ड यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 41st पे, कंसीडरिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। प्रियम्बल में जस्टिस है और यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि बहुत वेरियस प्रोविजंस जो फंडामेंटल राइट है उसके थ्रू यहाँ पे रखा गया, और डीपीएसपी के थ्रू, जो कि हम लोग किस जगह से, किस कंट्री से बोरो किए हैं, ठीक है। तो जस्टिस के बारे में आपको बताना है कहाँ से बोरो किए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, या फिर रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हम लोग जस्टिस को बोरो किए हैं ना वो हम लोग रशियन रिवोल्यूशन से बोरो किए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। और तीनों तरीके का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये ध्यान रखना है। आते ही 42nd में, यहाँ पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बतानी है। डीपीएसपी जो है वो यहाँ पे जस्टिसेबल राइट को क्रिएट नहीं करता है इंडिविजुअल के फेवर में। सेकंड है कि डीपीएसपी जो है इसको हम लोग लेजिस्लेशन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, तीसरी स्टेटमेंट भी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम है कि एक सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। फाइन,
बताइए यहाँ पे करेक्ट कौन सी है। तो डीपीएसपी, जिसमें कि आपको पता है कि स्टेट को यहाँ पे डायरेक्टिव दिया जाता है कि आप किस तरीके से पॉलिसी लेकर आओगे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बात करें तो बिल्कुल सही है कि जस्टिसेबल राइट नहीं है इंडिविजुअल के फेवर में। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। इट मीन्स कि अगर वो वायलेट होता है तो एक जनता को हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट के वायलेशंस को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन वैसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है कि अगर वायलेट होता है तो आप कहीं पे भी जाओ, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लेजिस्लेशन के थ्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें से कौन सी फॉलोइंग करेक्ट है। आपको दोनों स्टेटमेंट दी गई है। पहली है द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये रेफर करता है कि एक कानून को एग्जामिन करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये है स्टैब्लिश, मीन्स आप लोग एक कानून देखो जो कि एक प्रोसीजर के थ्रू बना है। आप लोग देखते हो कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोट होती है, फिर उसके बाद राज्यसभा से पास कराया जाता है, प्रेसिडेंट से साइन होती है, तब जाके वो कानून बनता है। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इट मीन्स कि हम लोग पूरी तरीके से जो लॉ के द्वारा ही किसी भी प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करते हैं। सेकेंड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आप लोग देखो कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको देखने को मिलेगा जो कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है, और हम लोग फॉलो करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। 44 में आते हैं, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। हम लोग इसके बारे में सितंबर मंथ में देखे भी थे, तो देखिए ये आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा जो भी करंट अफेयर्स है। पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट अपने फंक्शंस को डेलीगेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, वो भी दूसरे लेजिस्लेचर को, और अपने आप में ही ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में। सेकंड है कि यहाँ पे जुडिशरी जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, ये डील करेगी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में डिफाइंड है, लेकिन पूरी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। वही बोलेगा, वही बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है वो हम लोग आर्टिकल 368 के तहत कहते हैं, लेकिन केशवानंदन भारती जी का कहना था कि यहाँ पे हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडिंग का जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पे हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते दूसरे लेजिस्लेचर के कंपैरिजन में, और ना ही अपने आप में ही कोई कानून बनाकर ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। 45 में आते हैं, ये है हमारे इंडियन सोशलिज्म के ऊपर। तो पहला है कि इंडियन सोशलिज्म एक तरीके का स्टेट सोशलिज्म का फॉर्म है। सेकंड है कि ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड है गांधीयन सोशलिज्म से। और थर्ड है कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में था, इसके बाद अगर देखें तो हमारे जो सोशलिस्ट वैल्यू है वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो हाँ, ये तीन स्टेटमेंट है। ऑप्शंस देख लीजिए, आराम से यहाँ पे पॉज कीजिए, आप लोग अपने आंसर्स को देखिए, उसके बाद यहाँ पे मेरी आंसर्स को देखिए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन सोशलिज्म एक तरीके का स्टेट सोशलिज्म का फॉर्म है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत है? क्या आपको ये बिल्कुल सही लगता है कि ये हमारे इंडियन सोशलिज्म का फॉर्म है? देखिए, इंडियन सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, बहुत ही सिंपल, जिसमें कि हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो है एक साथ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेट सोशलिज्म का ये फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड तो बिल्कुल सही है कि गांधीयन की जो सोशलिज्म है उससे ये हाईली आप लोग देखोगे कि इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट में आया तो अगेन ये इनकरेक्ट है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में, जिसमें कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण जो सोशलिस्ट है ना हमारे इंडियन स्टेट का, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गया था। इससे और ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ था, ये वीकेंड हो गया था। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बी। ओके, 46 में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट है कि ये एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है हमारे लोगों के बीच में। सेकंड है कि यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, ये स्पेसिफाई किया गया है हमारे संविधान में। थर्ड है कि यहाँ पे लिमिट लगाया गया है सरकार के पावर के ऊपर। और फोर्थ है कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि हम लोग किसी लॉ और एक्शंस को एग्जामिन करें और उसको एवेल्युएट करें। तो करेक्ट आपको बताना है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक है, तो ये चारों स्टेटमेंट नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए 47 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी को एक्सप्रेस कर रहा है, जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है? तो ऑप्शंस आर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड यूनिटी ऑफ नेशन।
अगेन नो डाउट, बिल्कुल एकदम क्लियर है। फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा। तो भाईचारा हमारे कंट्री में कैसे आएगा? तो जब हम किसी भी इंडिविजुअल का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग अपने नेशन को जोड़ के रखेंगे और हम लोग अपने नेशन को एकता के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। 48 आप देख सकते हो, ये प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के लिए है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये एलिमेंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का। ठीक है। सेकंड है कि जो रूल ऑफ लॉ है ये इंश्योर करता है कि जो आर्बिट्री पावर है उसकी एब्सेंस को, और नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। इट मीन्स कि अगर आप कानून की उल्लंघन करते हो तो ही आपको यहाँ पे पनिश किया जाएगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन ही नहीं है पनिश करने का। थर्ड है कि जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का वो इनकॉर्पोरेट किससे हुआ है? तो हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लेकर आए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इनकरेक्ट बतानी है। तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है कि रूल ऑफ लॉ हम लोग कहाँ से लिए? तो यूएस से लिए। तो थर्ड अब ये आपका थर्ड ये बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, थर्ड ये इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोग यूएस से नहीं लिए, हम लोग ब्रिटेन से लिए। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। अब हमारा एक स्टेटमेंट गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि रूल ऑफ लॉ जो है, आप लोग देखो, रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब होता है कि हर कोई कानून से ऊपर है। नो वन इज़ अबव द कानून, अबव द लॉ। ठीक है, तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ हम लोग को तभी पनिश किया जाता है जब हम किसी कानून को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसलिए सेकंड बिल्कुल सही है, और सेकंड सही है तो सब एलिमिनेट हो गया, और हमें गलत फाइंड आउट करना है। तो थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 49 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, साथ ही साथ नॉमिनेट भी होते थे। सेकंड है कि जो इलेक्शन है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो प्रिंसली स्टेट से डायरेक्ट होता था। थर्ड है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गया था। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है। ये भी बहुत सिंपल है अगर आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़े हो तो। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होते थे, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, नो डाउट करेक्ट है, लेकिन उस समय डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान नहीं था। तो जो रिप्रेजेंटेटिव भी थे ना प्रिंसली स्टेट के, वो भी नॉमिनेट किए जाते थे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, और वंस यू एलिमिनेट द सेकंड स्टेटमेंट आप आंसर तक तो ऐसे ही पहुंच गए, चाहे आपको थर्ड स्टेटमेंट पता हो या ना हो। लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी बन चुका था। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कमिंग टू द 50 क्वेश्चन, ये है हमारा कि नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। क्या इंडिया में कौन सी डॉक्ट्रिन है जो कि एप्लीकेबल नहीं होती है? डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वेश्चन है अगर आप लोग को तीनों का मतलब पता है तो। यहाँ पे अगर हम लोग पहले देख लेते हैं एक एक करके। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये ब्रिटिश सिस्टम का था, जिसमें कि पार्लियामेंट ही सॉवरेन होते थे। वहीं पार्लियामेंट जो है ना वो आप देखोगे कि इंडिया में सुप्रीम नहीं है, और एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, और फंडामेंटल राइट है। वहीं अगर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें आप लोग देखोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लीगल प्रेसिडेंट है ये डिक्लेयर किया गया है कुछ केसेस जो कि उसी तरीके से डिसाइड करते हैं जैसे कि आप लोग उसके मटेरियल फैक्ट्स देखोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कहने का मतलब है कि ये अप्लाइड है रिलेशन जो कि एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि वैलिड था और इसको इनैक्ट किया गया था। एक्लिप्स मीन्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पहले भी जो यहाँ पे कानून थे और जो इनैक्ट किया गया था कानून, तो उसका जो रिलेशन था उसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। एक और होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या है कि सिर्फ जो ऑफेंडिंग प्रोविजंस है कानून का, एक्ट का, वो आपका वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ना कि पूरी तरीके से कानून। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि हमारे इंडिया में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तो है ही, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल प्रेसिडेंट भी है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, तो इसलिए हमारे यहाँ फर्स्ट फॉलो नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, सिर्फ ए ओनली होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही सेट था, और साथ ही इसकी क्वेश्चन पेपर ये और इसकी जो आंसर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, अगर इसी तरीके की फ्री वीडियो भी आप लोग को चाहिए तो मैं अवेलेबल करा सकती हूँ, लेकिन आप लोग को लीगल तरीके से वीज़ा ना इसकी अगर आप लोग को सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा।
तो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट जो विज़न है इसकी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है उसके साथ, और तब तक के लिए थैंक यू। और फिर भी आपको कोई डाउट करे सजेशन से कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि करंट अफेयर्स कितना कंप्लीट करना है, कुछ भी अगर डाउट है तो मैं उससे रिलेटेड आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई सजेशंस भी देनी है तो वो भी आप लोग दे सकते हो, आप लोग एकदम ओपन हो। और अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर पाती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ कल। थैंक यू।